सोचिए ज़रा एक ऐसी दुनिया जहाँ ना गवर्नमेंट थी, ना पुलिस थी, ना टैक्स सिस्टम था, ना ही कैपिटल सिटीज़ थी। सिर्फ छोटे छोटे ट्राइब्स थे, जंगल्स थे और ज़मीन और पशुओं के लिए संघर्ष होता था। और फिर इसी सोसाइटी में पैदा होता है राजा, राज्य, राजधानी और पावरफुल किंगडम्स। सवाल ये है, स्टेट का जन्म कैसे हुआ। आज हम बात करेंगे स्टेट फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विथ आलिया। आज का वीडियो हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ना सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि सोसाइटी को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ट्राइब से स्टेट तक के लिए फैसिनेटिंग सफ़र कैसा था। स्टेट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। स्टेट सिर्फ राजा का नाम नहीं। स्टेट के 4 बड़े पिलर्स होते हैं। कौन कौन से पिलर्स? एक फिक्स टेरिटरी होती है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन होती है, एक कोई मेन रूलिंग अथॉरिटी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एंशिएंट इंडिया में ये सब चीज़ें एक साथ नहीं आई। ये एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस था। अर्ली वैदिक पीरियड में इंडिया में स्टेट नहीं थे, यहाँ थी ट्राइबल सोसाइटी। हर ट्राइब का एक लीडर होता था जिसे कहते थे राजन। राजन एब्सोल्यूट किंग नहीं होता था, वो ट्राइब्स के एल्डर्स की बात मानता था और डिसीजंस लिए जाते थे सभा और समिति में। इस समय ना कोई परमानेंट आर्मी थी, ना ही कोई टैक्स सिस्टम, यानी पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। फिर हम आते हैं एक टर्निंग पॉइंट पे, जब एग्रीकल्चर ग्रो होने लगता है, जब हमारे ट्राइब्स एग्रीकल्चर करना सीख जाते हैं, खेती बाड़ी करना सीख जाते हैं, जब लोग फार्मिंग करने लगते हैं तो एक जगह सेटल होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे फूड सरप्लस में होने लगता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे लैंड की वैल्यू बढ़ने लगती है, लैंड वैल्यूबल हो जाती है। और जब लैंड वैल्यूबल होती है तो कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। कॉन्फ्लिक्ट को फिर कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी चाहिए होती है। यहीं से स्टेट फॉर्मेशन की असली शुरुआत होती है। लेटर वैदिक पीरियड में राजन का रोल बदल जाता है। राजा अब हेरिडेटरी हो जाता है, खुद को डिवाइन बनाने लगता है, गॉड की जगह रखने लगता है खुद को। अब टैक्सेस भी कलेक्ट होने लगते हैं इन फॉर्म ऑफ बाली, भागा एंड शुक्ला। स्टैंडिंग आर्मी को डेवलप किया जाता है। अब ट्राइब्स नहीं, टेरिटोरियल किंगडम बनने लगते हैं। पावर धीरे धीरे एक हाथ में कंसंट्रेट होने लगता है। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा रिजल्ट होता है कि महाजनपद बनते हैं। महाजनपद रियल स्टेट क्लियरली एक स्टेट बनता है। एंशिएंट इंडिया में ऐसे 16 महाजनपद थे, जैसे कि कोशाला, मगधा, अवंती, वत्सा। इस स्टेट के पास फिक्स्ड बाउंड्रीज थी, कैपिटल सिटीज़ थी हर स्टेट के पास, हर जनपद के पास, परमानेंट आर्मी थी और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। यहाँ स्टेट एक आइडिया नहीं था, एक इंस्टीट्यूशन बन चुका था। इन सब में सबसे पावरफुल स्टेट थी मगधा। क्यों? मगधा के पास बहुत ही फर्टाइल लैंड था, वहाँ पे आयरन रिसोर्सेज थे और स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। बिम्बिसारा और अजातशत्रु जैसे राजा ने वहाँ राज किया था, वॉर और डिप्लोमेसी से लाइंस बनाया था। वहाँ पे स्टेट को बिल्ड करने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी का यूज़ किया गया। मगधा ने दिखाया कि सिर्फ स्टेट ज़मीन से नहीं बनती, स्ट्रैटेजी से बनती है। इसके बाद बात करते हैं मौर्यन एम्पायर की। एंशिएंट इंडिया का सबसे ऑर्गेनाइज स्टेट था मौर्यन एम्पायर। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली सेंट्रलाइज था। टैक्स ऑफिसर्स, स्पाई सिस्टम, लॉ एंड जस्टिस सब कुछ प्रॉपरली डिफाइन था। यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रूल को यूज़ किया गया था। स्टेट को एक मशीन की तरह चलाने का मैनुअल था। यहाँ स्टेट फॉर्मेशन अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुँच चुकी थी। एंशिएंट इंडिया में स्टेट फॉर्मेशन हमें एक लेसन सिखाती है। स्टेट एक दिन में नहीं बनता, वो इकोनॉमी, सोसाइटी, रिसोर्स और पावर स्ट्रगल का रिजल्ट होता है। ट्राइब से लेकर एम्पायर तक का ये सफ़र असल में ह्यूमन सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको इन सब फेजेस में से सबसे इंटरेस्टिंग फेज़ कौन सा लगा। और ऐसे ही इंगेजिंग हिस्ट्री वीडियो को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।